हालातों से गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, एक बार मुस्कुरा कर तो देख। तकदीर खुद तुझसे मिलने कहीं और नहीं, यहीं आके खड़ी है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज गिरिजेश मार्मल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, एक्चुअली आइए समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले मैं आपको कुछ वाक्य यहाँ पे दिखाता हूँ। मोहन इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी। एक्चुअली जब भी हम किसी से कुछ बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच में होता है बोलना, तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वाक्य के रूप में बोलते हैं, ये तो आपको भी पता है। अब वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य बनते हैं शब्दों से। ये जो विभिन्न शब्द हैं ये मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किसी भी शब्द को आप जहां चाहें वहां पे प्रयोग कर लेंगे। प्रत्येक वाक्य में ये जो भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनका एक अपना उचित स्थान है, एक उचित अपना प्रयोग है। तो किसी भी वाक्य में, यहां पे देखिए, किसी भी वाक्य में भिन्न भिन्न जो शब्द हैं उनके कार्य के अनुसार सही स्थान पे प्रयोग करना और सही रूप में प्रयोग करना सिंटैक्स कहलाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी वाक्य में ये जो भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किए गए हैं तो इनको इनके कार्य के अनुसार, इनके फंक्शन के अनुसार सही स्थान पे और सही रूप में सही तरीके से लिखना ही सिंटैक्स कहलाता है। अब जरा इस वाक्य को देख लीजिए। मान लीजिए ये वाक्य दिया हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो शब्द हम लिखे हैं ये सही स्थान पे हैं, इनका जो सही रूप प्रयोग किया गया है? तो ये कैसे आपको पता चलेगा? तो ये पता चलता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पहली चीज तो आप जान जाइए कि ये जो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि ये सेंटेंस के जो पार्ट है विभिन्न, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो ये जो विभिन्न जो वर्ड है, शब्द हैं, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन अभी आप केवल इतना समझिए कि यहां देखिए वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग जो है किस तरीके से करना है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा? इस पूरे माजरे को समझने के लिए ये जो शब्द है ना, इनको हम 8 वर्गों में वर्गीकृत कर दिए हैं, बांट दिए हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि यदि आप पूरे वाक्य का स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, किसी भी वाक्य का पूरा एकदम कंस्ट्रक्शन समझना चाहते हैं, दुनिया में चाहे जो भी वाक्य हो, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बना हुआ है। तो यदि पूरा आप स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो आपको शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने बताया आपको, इन शब्दों को 8 वर्गों में बांट दिया गया है, कैटेगराइज किया गया। इसी को हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि देखिए, ईच वर्ड इन ए सेंटेंस इज गिवन अ नेम दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। आपने सारे नाम सुने होंगे, ठीक है। तो these words are categorized in 8 categories which are called the parts of speech। यदि आप इस डिफिनेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं 8 वर्गों में बांटे गए, हम वर्गीकृत किए हैं। पहला क्या है? नाउन, जिसको आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसको आप सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। तीसरा जो है ये वर्ब, जिसको आप क्रिया कहते हैं। फोर्थ जो है एडजेक्टिव, जिसको आप विशेषण कहते हैं। फिफ्थ जो है एडवर्ब, जिसको आप क्रिया विशेषण कहते हैं। सिक्स जो है प्रीपोजिशन, जिसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। और सेवेंथ जो है कंजंक्शन, यानी कि जिसको संयोजक कहते हैं। और लास्ट में जो
8 नंबर पे है इंटरजेक्शन, जिसको विषमादि बोधक कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका केवल बेसिक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल भी है, लेकिन आर्टिकल इसमें नहीं आता, उसको हम बाद में एक अलग लेक्चर के रूप में देखेंगे। अभी हम आपको इन 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, इनकी बेसिक जानकारी देंगे और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके विधिवत डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिफाइन करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपको विधिवत तरीके से समझाना भी है। तो इसलिए आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन आप समझ लेंगे तो बाकी हम एक एक स्टेप में, किसी दिन नाउन को, किसी दिन प्रोनाउन को, तो हम विधिवत डिटेल रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नाउन। नाउन क्या है? बहुत, ये नर्सरी के बच्चे से भी पूछिए तो वो भी बता देता है कि नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इतना बच्चों को यहां तक हटा दिया जाता है। अर्थात किसी भी प्राणी यानी व्यक्ति, जब हमने व्यक्ति, देखिए यहां पे पर्सन का प्रयोग किया गया, यहां पे व्यक्ति को हमने ब्रैकेट में कर दिया प्राणी। क्यों किया है अब मैं आपको बताता हूं। तो किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वाक्य हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस नंबर 1 जो है, शेक्सपियर वाज ए ड्रामेटिस्ट। अब इसमें देखिए क्या है डिफिनेशन, अ नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन। तो नेम ऑफ ए पर्सन शेक्सपियर हो गया। लेकिन हमने यहां पे एक सेंटेंस और जोड़ दिया है जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको बताया गया है कि व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये तो मान लीजिए व्यक्ति का नाम हो गया शेक्सपियर, इसको तो आप संज्ञा कर सकते हैं। लेकिन इसी वाक्य में, इसी सेंटेंस में एक ड्रामेटिस्ट वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो अब ये कैसे डिफाइन होगा कि ये नाउन है कि क्या? तो देखिए इसमें ये जो आपने अभी तक डिफिनीशन जो याद करी थी, रटाई गई थी आपको जूनियर क्लासों में, वो आधी अधूरी थी। पूरी डिफिनीशन ये है कि अ नाउन इज वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट आल्सो शोज व्हाट ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज। यानी कि नाउन किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु के नाम को तो कहते ही हैं, लेकिन वह प्राणी, वह व्यक्ति, वह स्थान और वो वस्तु क्या चीज है उसको भी हम नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे शेक्सपियर, शेक्सपियर तो हो गया प्रॉपर। चलिए हम वो प्रॉपर और मटेरियल और कैरेक्टर नाउन जो है उसको हम अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। अभी आपको नाउन के बारे में समझना है। तो ये शेक्सपियर आपके हो गए नाउन। अब यहाँ पे देखिए शेक्सपियर क्या है? ड्रामेटिस्ट है ना, नाटककार है। तो इसलिए अब यहाँ पे इस जो ये हमने बाद में जो लाइन जोड़ दिया है डिफिनीशन में, तो अब यही तो डिफाइन करेगा इसको। इसी के आधार पे तो आप इसको नाउन डिक्लेयर करेंगे। तो ये हो गया आपका इस वाले वाक्य में शेक्सपियर और ड्रामेटिस्ट नाउन। दूसरे वाले वाक्य में देखिए, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड वस्तु क्या नाम हो गया गोल्ड। अब ये वस्तु किस प्रकार की है? देखिए यहाँ पे धातु है, यानी कि यह भी नाउन है। अब यहां पे देखिए, मोहन इज अ टीचर। तो मोहन सीधी सी बात है नाउन हो गया। लेकिन मोहन क्या है? शिक्षक है ना। तो ये जो टीचर शब्द है ये भी आपका नाउन हुआ। इसमें देखिए, गोरखपुर इज ए बिग सिटी। तो गोरखपुर जगह का नाम है। चलिए अब गोरखपुर कैसा है? तो सिटी है, शहर है। तो ये जो सिटी शब्द है ये भी नाउन हो गया। इसी तरीके से टॉमी इज माई फेवरेट डॉग। हाँ, ये वाक्य हमने स्पेशली इसलिए लिख लिया कि आपको ये कंफ्यूजन ना होने पाए कि डिफिनीशन में लिखा रहा था अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति। यहाँ टॉमी कुत्ते का नाम है। तो अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने तो बताया है कि व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। टॉमी तो कुत्ता, वो न व्यक्ति है, न वस्तु है, न स्थान है। तो यहाँ पे इसी को क्लियरफाई करने के लिए हमने यहाँ पे प्राणी लिख दिया। पर्सन से मतलब वो है कि वो समस्त प्राणी जो जीवित हैं वो सब
इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए ये टॉमी है, ये अभी आपका नाउन हुआ। और देखिए टॉमी क्या है, डॉग है, कुत्ता है, तो इसलिए ये भी आपका नाउन हुआ। तो ये आपका पूरा नाउन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि नाउन के अंतर्गत ये नेमिंग जो वर्ड है वो तो आते ही आते हैं, ये जो नेमिंग वर्ड है वो क्या चीज है वो भी आ जाता है। तो आज से इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउन। अब ये देखिए ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, डिफिनीशन बताने से पहले हम थोड़ा सा इसको ठीक तोड़ दें। ये जो प्रोनाउन शब्द है जिसको आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, प्रो और नाउन। प्रो एक्चुअली लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, एट द प्लेस ऑफ, यानी कि वह शब्द जो नाउन के स्थान पर। देखिए कोई चीज पढ़ना है ना तो रटने की जो परिपाटी जो है, जो आप बचपन से रटते आ रहे हैं ना, उसको आप छोड़ दीजिए। आप लॉजिक समझिए, आत्मा समझिए, वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए, प्रोनाउन यानी प्रो मतलब एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी वह शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाए, दैट इज नोन एज प्रोनाउन। वैसे अगर आप डेफिनेशन रखना चाहें तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। इसको हिंदी में देखिए, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। अब इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली जब कभी कोई वाक्य लिखा जाता है, कोई बड़ा सा सेंटेंस उसमें लिखा जाता है, पैराग्राफ लिखा जाता है, तो उसमें नाउन बार बार आता है, एक ही नाम बार बार आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रहा हूं। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन वर्क्स हार्ड, मोहन्स फादर हेल्प्स मी, आई लाइक मोहन। अब देखिए यहाँ पे जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो बार बार मोहन आ रहा है, तो एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस तक तो चलो ठीक है, इसके बाद आप उबरने लगते हैं। बार बार आप मोहन शब्द का प्रयोग क्यों करें, अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैं बार बार एक ही नाम को क्यों रटूं, क्यों ना मैं एक ऐसा शब्द यहाँ पे प्रयोग कर लूं कि जिससे हमको बार बार इस नाम को रटने से राहत मिल जाए। तो अब इसी वाक्य को, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे मोहन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, देख। तो इस नाउन को बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। अब इसी वाक्य को अगर हम यूं लिख दें, देखिए कि मोहन इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही वर्क्स हार्ड, हिज फादर हेल्प्स मी, आई लाइक हिम। तो देखिए ये वाक्य कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर वाले वाक्य को देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे मोहन के लिए, या चूंकि वाक्य की स्टार्टिंग है तो मोहन तो सीधे पहली बार तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद क्या, मोहन के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे मोहन के लिए भी ही का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे देखिए हिज का प्रयोग कर लिया गया और यहाँ पे हिम का प्रयोग किया गया। तो ये जो विभिन्न रूप है ना, केस कारक जो है, इसको हम प्रोनाउन के डिटेल जब हम उसमें अध्ययन करेंगे लेक्चर में, तो हम ये सारी चीजें डिफाइन कर देंगे कि क्यों यहाँ पे हिम हो रहा है, क्यों हिज हो रहा है। आज मैं आपको केवल बेसिक जानकारी दे रहा हूं। तो ये हो गया प्रोनाउन। अब जरा देखते हैं हम या वर्ब। वर्ब क्या है? एक्चुअली वर्ब के बारे में आपको वर्ब की डिफिनेशन याद कराई गई होगी कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिफाइंस द एक्शंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि क्रिया संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। यही ना, यानी वर्ब वे शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा किए गए कार्यों का हमें बोध कराते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। अब इसमें देखिए राम तो नाउन हो गया, क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, लिखने का काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो राइट शब्द है, ये यस जो लगा हुआ है, इसका रूप है वर्ब का, वो हम आगे वर्ब वाले चैप्टर में आपको क्लियर करेंगे। तो राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे जो राइट शब्द है ये वर्ब है। एग्जाम्पल इसमें भी देख लीजिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो यहाँ पे राइजेस जो शब्द है, ये जो वर्ड है ये वर्ब हो गया, ठीक। लेकिन अब जरा ये वाक्य देख लीजिए, राम इज ए गुड बॉय, एक वाक्य और लीजिए, द चेयर वाज ब्रोकन। अब इसमें कोई कार्य तो हो ही नहीं रहा, डेफिनेशन तो आपने ये रटी थी, आपको बचपन में ये याद कराया गया था।
कि संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा किए गए कार्यों का बोध जो कराता है वही वर्ब है। लेकिन इन दोनों वाक्यों में ऐसा नहीं कि वर्ब नहीं है, वर्ब है। हाँ देखिए राम इज, इज यहाँ है कि नहीं है वर्ब, ये देखिए यहाँ पे इज। इस वाले वाक्य में भी देखिए वाज का प्रयोग किया गया है वर्ब के रूप में। ये ब्रोकन जो शब्द है एक्चुअली ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल वाले टॉपिक में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल इन दोनों वाक्यों में भी वर्ब है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिफिनीशन है वो गलत है, वो आपने अभी तक गलत याद कर रखी थी। ये अब डिफिनीशन क्या होना चाहिए, डिफिनीशन ये होना चाहिए कि वर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में हमें कुछ बताते हैं, हमें कुछ बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब कैसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे वो ये जो राइट है किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में, कि राम कौन सा काम कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है। ये उगना, सूर्योदय होना है, यानी सूर्य के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखिए राम इज अ गुड बॉय, इज क्या है, वर्ब है ना, क्या बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो नाउन के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। कुर्सी टूटी हुई थी, तो कुर्सी के बारे में। तो इस तरीके से सही डिफिनीशन ये है कि वर्ब यानी कि क्रिया वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में हमें कुछ भी बताएं, कार्य हो या ना हो, तो उनको हम कहते हैं क्रिया। अब जरा हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव डिफिनीशन पे बाद में जाएंगे आप। एडजेक्टिव तोड़ दीजिए इसको, एड मींस होता है जोड़ देना, और जेक्ट एक्चुअली लैटिन शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब होता है नाउन, यानी नाउन का मतलब प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यानी कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, उसमें कुछ जोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड आर अ क्लास, क्लास शब्दों का समूह। ये एक्चुअली विशेषता बताने का कार्य अगर एक शब्द करे तो उसको वर्ड बोलते हैं, और जब कई शब्द मिलकर के यही काम करें तो क्लास। क्लास वाला टॉपिक भी हम आपको सेपरेट पढ़ाएंगे। तो यहां पे देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड और क्लास यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन आर, देखिए यहां पे प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आपने यहां तक तो याद कर लिया होगा लोअर क्लास में, लेकिन यहां पे इसके साथ और प्रॉब्लम है कि ये इट प्रोवाइड्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जैसे इस हिंदी में भी देख लीजिए, एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ अतिरिक्त सूचना देता है। अब अतिरिक्त सूचना देता है कैसे, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ही इज रिच, वो धनी है। अब यहां पे देखिए रिच शब्द क्या किसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में, वो धनी है। कैसा है, तो धनी है। एग्जाम्पल, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब यहाँ पे देखिए सीता तो नाउन हो गया, गर्ल भी नाउन है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो शब्द है किसके बारे में बता रहा है, सीता के बारे में बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें देखिए आई हैव मेनी बुक्स, आई प्रोनाउन हो गया, बुक्स आपका जो नाउन है, हैव आपका वर्ब हो गया, मेनी मेरे पास कई किताबें, इसमें तो विशेषता बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो जब विशेषता बताने वाली कोई बात नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है ये अतिरिक्त जानकारी देता है। क्या देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में दे रहा है, नाउन के बारे में। तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं या फिर उनके बारे में कोई एडिशनल हमें अतिरिक्त जानकारी दें, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। इसमें भी देख लीजिए, ही हैज ए रेड शर्ट, उसके पास रेड कलर की शर्ट है। शर्ट कैसी है, रेड। तो रेड जो शब्द है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद चूंकि नाउन आया हुआ है। अगर हम इसको संक्षिप्त में कहें तो क्या हो जाएगा कि वे शब्द यानी द वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन, नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर इसको आप ध्यान रखना चाहें तो आप ये समझिए कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच टेल अस ऑफ व्हाट काइंड, हाउ मेनी, हाउ मच, या व्हाट कलर अ थिंग, प्लेस और आर्टिकल्स इज। यानी ये बताता है एडजेक्टिव कि कोई व्यक्ति कैसा है, किस रंग का है, कितना है। तो अगर आप एडजेक्टिव समझना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे देखते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब, अब जरा इसको तोड़ दीजिए, इसको
एडवर्ब यानी कि वो शब्द जो वर्ब में कुछ जोड़ दे, वर्ब की विशेषता बताए। लेकिन इसकी डिफिनेशन यहीं तक सीमित नहीं है। एक्चुअली एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण वो शब्द होता है जो हमें वर्ब की विशेषता तो बताता ही बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और इतना ही नहीं, ये दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अगर डिफिनेशन देखें तो क्या होगा, एन एडवर्ब इज ए वर्ड और क्लास, क्लास यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स used to add something to the meaning of a word, an adjective or another adverb। ये क्लास हमने जानबूझकर डिफिनेशन को में ऐड कर दिया है। तो क्लास जब आप टॉपिक समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कार्य एक शब्द करता है वही कार्य कुछ शब्दों का समूह भी करता है, तो उसको हम क्लास कहते हैं। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, वो हम बाद में आपको बताएंगे। अभी आप ये समझिए कि एडवर्ब वह शब्द है कि जो या शब्दों का समूह है जो किसी क्रिया की या फिर किसी एडजेक्टिव यानी विशेषण की या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी या सूचना देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 3 सेंटेंस लेते हैं, राम रन्स फास्ट। अब इसको अगर देखें आप तो इसमें देखिए ये जो राम है ये नाउन हो गया, रन जो शब्द है ये वर्ब हो गया, और फास्ट जो है वो एडवर्ब है। क्यों है, देखिए क्यों, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है, राम दौड़ता है, चलिए ठीक है, कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज जो शब्द है किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब हो गया। चलिए डिफिनीशन में हमने बताया था ना कि वर्ब की विशेषता बताता है। अब जरा सेकंड सेंटेंस पे देख लीजिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय। इसमें देखिए ही आपका प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, बॉय नाउन है, और गुड जो है वो एडजेक्टिव है। वो कैसा है, बहुत अच्छा है। अब ये तो अच्छा है, अच्छा सब एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है, लेकिन कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा, वेरी शब्द, तो वेरी किसके बारे में बता रहा है, इस अच्छा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे इस वाले वाक्य में वेरी जो शब्द है वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह भी एडवर्ब हुआ। अब लास्ट वाले इसमें देखिए नंबरिंग गलत हो गई थी, इसको छोड़ मान्य करिए, राम रन्स वेरी फास्ट। तो राम रन्स वेरी फास्ट, अब अगर इस शब्द को हटा दें हम तो क्या ऊपर वाला वाक्य हो जाएगा, राम रन्स फास्ट, जिसमें रन जो शब्द है आपका वर्ब है, फास्ट जो है वो आपका क्या है, एडवर्ब है। लेकिन राम तेज दौड़ता है, ये तो ठीक है, कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो वेरी जो शब्द है किसके बारे में यहाँ बता रहा है, इस फास्ट के बारे में बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो फास्ट शब्द है ये तो एडवर्ब है, ये जैसा कि आपने ऊपर देखा था, ये वेरी जो शब्द है यह भी आपका एडवर्ब है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब की भी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, और एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है। वैसे भी अगर आप स्टार्टिंग में यानी कि यदि आप जनरल वे में पता लगाना चाहें कि एडवर्ब क्या है, तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव and another adverb and it tells us how a thing is done, where it is done, when it is done, why it is done। तो ये कोई काम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ये प्रश्न आप पूछते हैं तो जो भी उत्तर मिलेगा वो आपका समझिए एडवर्ब ही होगा। जैसे राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ रहा है भाई, या कैसे कार्य होता है, तेज, तो आपका एडजेक्टिव ये सारी एडवर्ब हो गया। कितना अच्छा है, बहुत, तो ये भी देखिए आपका। तो इस तरीके से हाउ ए थिंग इज डन, वेयर इट इज डन, व्हेन इट इज डन एंड व्हाई इट इज डन, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एडवर्ब भी समझ लेंगे। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है तो प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को समझिए, जिसको हिंदी में आप संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्री जो शब्द है, प्री मीन्स होता है पहले, और पोजीशन, पोजीशन माने स्थिति यानी कि नाउन, यानी कि वह शब्द जो नाउन, और नाउन के स्थान पे आप प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, तो वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है और पहले प्रयोग होकर के वाक्य में जो अन्य जो दूसरे शब्द हैं उनसे उनका संबंध दर्शाता है। अगर डिफिनीशन की बात करें हम
तो क्या हो जाएगा, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर एक शब्द है तो भी प्रीपोजिशन, हाँ कई बार कई शब्द मिलकर के भी प्रीपोजिशन का काम करते हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे भी एग्जाम्पल में। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन। रिलेशन ध्यान रखिएगा विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसको हिंदी में भी देख लीजिए कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन और वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। जनरली यानी आमतौर पे इसे किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रीपोजिशन को हम वाक्य के लास्ट में लिखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस है, द कैट इज अंडर द टेबल, और भी हम सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहां पे देख लीजिए ये जो सेंटेंस है, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट ran after the mouse, in spite of my help he could not pass, what are you looking at, whom do you want to call। अब इसमें ये देखिए पता लगाने की हम कोशिश करते हैं कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा सुने। मैंने भी आपको डेफिनेशन के आधार पे देखिए बताया कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और वाक्य में दूसरे शब्दों से संबंध दर्शाते हैं। तो द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल भी नाउन है, कैट भी नाउन है, द तो आर्टिकल है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो अंडर शब्द है इस टेबल के पहले आ रहा नहीं आ रहा, और इसका संबंध देखिए इस नाउन से पहले आ रहा है और संबंध बता रहा है कैट से। तो इस तरीके से इसमें ये जो अंडर शब्द है ये प्रीपोजिशन हुआ। दूसरे वाले वाक्य में देखिए द कैट रैन आफ्टर द माउस, माउस के पहले देखिए आफ्टर शब्द का प्रयोग किया गया, और ये वाक्य के दूसरे जो शब्द हैं द कैट और रैन, इनसे इस माउस यानी नाउन का संबंध बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हुआ। अब तीसरे वाले सेंटेंस में देखिए इन स्पाइट ऑफ माय हेल्प ही कुड नॉट पास। बेटा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इन स्पाइट ऑफ माय हेल्प जो है मेरी मदद, यानी ये नाउन है, और इसके पहले देखिए इन स्पाइट ऑफ, ये हालांकि तीनों सेपरेट प्रीपोजिशन भी है लेकिन मिल करके एक साथ भी प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। तो इन ये इस तरीके से शब्दों के समूह हो गए। तो इन स्पाइट ऑफ माय हेल्प ही कुड नॉट पास, मेरी मदद के बावजूद भी वो सफल नहीं हो सका। तो यहाँ पे ये जो इन स्पाइट ऑफ है इसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। अब इस फोर्थ सेंटेंस में देखिए व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो अब यहाँ पे देखिए एट जो शब्द है ये वाक्य के लास्ट में प्रयोग किया गया है। अभी आपने डेफिनेशन में देखा था कि जनरली पहले नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो जब कभी वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो हम प्रीपोजिशन को लास्ट में प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी देख लीजिए, ये सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। Whom do you want to call, तुम किसे बुलाना चाहते हो। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका प्रोनाउन जो है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे टू कॉल, यहाँ पे देखिए वांट टू आ गया। तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशन एक चीज और बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम विधिवत सेपरेट अलग वीडियो लेक्चर बना करके आपको समझाएंगे और निश्चित रूप से इस टॉपिक से संबंधित जितने आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। फेविकोल का काम करता है, अर्थात वह शब्द जो दो शब्दों को जोड़ दे, दो वाक्यों को जोड़ दे, दो क्लॉज को जोड़ दे, उसी को तो हम कंजक्शन कहते हैं, जो जोड़ने का काम करे। यानी अ कंजक्शन इज ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस। हिंदी में भी डिफिनेशन देख लीजिए, कंजक्शन वे शब्द या शब्दों के समूह हैं जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। अब इससे होता क्या है कि वाक्य का स्वरूप थोड़ा छोटा हो जाता है, इजी हो जाता है, और वो भी बिना अर्थ बदले। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राहुल इज योर फ्रेंड, श्याम इज योर फ्रेंड। अब यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज योर फ्रेंड और श्याम इज योर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए इसमें इन दोनों वाक्यों को
अगर हम जोड़ दें किसी ऐसे शब्द के द्वारा जिससे हमारा एक वाक्य बन जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे इसको अगर हम लिख दें कि राहुल एंड श्याम आर योर फ्रेंड। राहुल भाई, राहुल तुम्हारा दोस्त है, श्याम तुम्हारा दोस्त है, राहुल और श्याम तुम्हारे दोस्त हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एंड जो शब्द है ना, ये आपका कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, इसकी जगह पे यदि आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राहुल एज वेल एज श्याम इज योर फ्रेंड। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाले वाक्य में जब एंड का हम प्रयोग किए हैं तो वर्ब हम प्लूरल प्रयोग किए हैं, लेकिन जब एज वेल एज का हम प्रयोग किए हैं तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। इसको भी हम आपको आने वाले लेक्चर में बताएंगे। अब हम एग्जाम्पल और देखते हैं। ही ट्राइड, ही डिड नॉट सक्सीड। वो कोशिश किया, वो सफल नहीं हुआ। अब इसको हमको मिला के लिखना है तो हम चाहें तो लिख सकते हैं, ही ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दो शब्दों को जोड़े थे, बाकी आप सेम रखे थे। यहाँ पे क्या, अब दो वाक्यों को जोड़ दिए, ही ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड। वो प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। तो यहाँ जो बट शब्द है ये कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये दो वाक्यों को जोड़ने के काम कर रहा है। तो इस तरीके से कंजक्शन के लिए आप याद रखिएगा कि कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो शब्दों को भी जोड़ते हैं, क्लॉज को भी जोड़ते हैं और सेपरेट सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन नाम से यह स्पष्ट है, विस्मय, यानी जहां मन की तीव्र भावना अचानक आपके मुंह से उभर के आ जाए। जैसे अब इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। अचानक कोई चीज जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, सडन फीलिंग आर इमोशंस दैट ओरिजिनेट ड्यू टू सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज एक्सेट्रा। सच वर्ड्स आर फ्रेज आर फॉलोड बाय एन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यूं समझिए, आप मान लीजिए रोड पे कहीं जा रहे हैं, आपके सामने अचानक कोई दुर्घटना घटी, कहते हैं ओह अरे ये क्या हुआ, ओ माय गॉड ये क्या हुआ। तो आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आप ओह बोलेंगे या ओ माय गॉड बोलेंगे। आप मैच कोई देख रहे हैं, पता चला कि आपकी कोई टीम जीत गई, पसंदीदा टीम, अरे वाह या हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो ये जो शब्द है आपकी प्लानिंग नहीं होती, ये अचानक सडन आपके हृदय से निकल के आ जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो खुशी बस, दुख बस या आश्चर्य बस अचानक मुंह से निकल जाए, उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की एक चीज और है कि इसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहता है। एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे हुर्रा डैडी हैज कम। मान लीजिए घर पे आप हैं, अचानक पापा आ गए, और भाई पापा आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तुरंत आप कहते हैं अरे हुर्रा डैडी हैज कम, पापा आ गए, पापा आ गए। तो खुशी के मारे हुर्रा शब्द निकल जाता है। और देखिए, एलास माय ग्रैंडफादर इज नो मोर। ओह एलास मेरे दादा नहीं रहे। अब आपने सोचा नहीं था कि एलास शब्द निकलेगा, लेकिन सडन निकला। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। वाओ व्हाट ए प्रिटी गर्ल। मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई खूबसूरत सी लड़की दिख गई, अचानक आपको मुझसे कहता है वाओ कितनी खूबसूरत लड़की है। तो वाओ आपने पहले से प्लानिंग नहीं की थी। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जो मन की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अचानक निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जनरल इंट्रोडक्शन था, आप यूं कह लीजिए। इसके बाद हम सेपरेट प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन, सबको हम अलग वीडियो लेक्चर में पूरा विधिवत डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि ये बहुत जरूरी था, बिना इंट्रोडक्शन के आप डीप नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए इसको पूरे ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा आप रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो लेक्चर में जब मैं इसके विभिन्न जो पार्ट्स हैं नाउन पर, जब उसको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ इसकी आवश्यकता है। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आपको हमारे वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, तभी तो मेरे अगले
वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।